प्रेमिका की हत्या कर शव को पेड़ पर लटकाया, फिर पर्स और मोबाइल लेकर हुआ फरार। ऑटो से ड्यूटी आने जाने के दौरान किरण की दीपक रूपवते से दोस्ती हो गई। शादीशुदा होने के बावजूद दीपक विवाहिता किरण को चाहने लगा। किरण ने जब उससे शादी करने से इनकार किया तो महाराष्ट्र के जिला सतारा का रहने वाला 30 वर्षीय आकाश सावले पिछले 2-3 सालों से मुंबई से सटे ठाणे जिले के वाडेघर गांव में अपनी पत्नी किरण के साथ रहता था। दोनों ने लव मैरिज की थी। प्रेमिका से पत्नी बनी किरण को किसी प्रकार की कोई तकलीफ न हो, इसके लिए आकाश रात दिन मेहनत करता था। वह एक व्यवहार कुशल युवक था, इसलिए वह जल्दी ही बस्ती के लोगों से घुल मिल गया था। आकाश सावले जो कमाता था, सारे पैसे किरण के हाथों पर रख देता था। पति की इस ईमानदारी पर किरण काफी खुश थी। उसे ऐसा लगता था कि उसने अपने जीवन के प्रति जो फैसला किया था वह सही था, लेकिन उसकी यह सोच कुछ दिनों बाद ही गलत साबित हो गई। आकाश सावले जब अपने काम पर चला जाता तो घर का सारा काम निपटाने के बाद घर में अकेली किरण का मन उब जाता था। उसका टाइम पास नहीं होता था। वह चाहती थी कि वह भी कहीं नौकरी करे, इससे टाइम भी पास हो जाएगा और 4 पैसे भी घर आएंगे। इस बारे में उसने पति आकाश से कहा कि दोनों काम करेंगे तो उनकी आय भी बढ़ेगी और उनके सारे सपने भी पूरे हो जाएंगे। किरण की यह बात आकाश सावले को ठीक लगी। यही नहीं, उसने अपने एक परिचित के सहयोग से पत्नी को भिवंडी के एक कारखाने में काम पर भी लगवा दिया। रविवार 9 अगस्त 2020 की शाम 5 बजे किरण सब्जी लेने के लिए जब घर से निकली तो फिर वापस लौटकर नहीं आई। आकाश सावले को किरण की चिंता सता रही थी। जैसे जैसे अंधेरा घना होता जा रहा था, वैसे वैसे आकाश के दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थीं। रात किसी तरह से बीत गई। किरण का मोबाइल भी स्विच्ड ऑफ था। सुबह होते ही बस्ती के लोगों के साथ उसने किरण की तलाश शुरू कर दी। पूरा दिन उसने अपने नाते रिश्तेदारों से किरण के बारे में पूछताछ की, लेकिन कहीं से भी उसकी जानकारी नहीं मिल सकी। पूरे 24 घंटों तक आकाश सावले अपने दोस्तों, जान पहचान वालों के साथ किरण की तलाश करके जब थक गया और किरण का कहीं पता नहीं चला तो वो पुलिस को पत्नी के गुम होने की सूचना देने का फैसला किया। आकाश ने थाना कोंडगांव जाकर वहां के ड्यूटी अफसर एसआई जीवन शेरखाने को सारी बातें बताईं और किरण सावले के गायब होने की सूचना दर्ज करवा दी। पुलिस ने किरण की गुमशुदगी दर्ज कर उसके हुलिया और फोटो के आधार पर अपनी जांच शुरू कर दी। शिकायत दर्ज हुए अभी 12 घंटे भी नहीं हुए थे कि कोंडगांव पुलिस को एक चौंकाने वाली खबर मिली। 12 अगस्त 2020 की सुबह लगभग 9 बजे पुलिस कंट्रोल रूम से यह खबर आई कि मुंबई नासिक हाईवे रंजनोली नाका भिवंडी में स्थित टाटा आमंत्रा बिल्डिंग के पीछे पेड़ पर किसी युवती का शव लटका हुआ है। शायद आत्महत्या का मामला है। चूंकि यह क्षेत्र थाना कोंडगांव के अंतर्गत आता था, इसलिए कोंडगांव थाने के एसआई जीवन शेरखाने तुरंत अपने सहायकों के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। उन्होंने प्रारंभिक कार्रवाई कर शव पेड़ से नीचे उतरवाया और शिनाख्त के लिए आकाश सावले को बुला लिया। मामला काफी जटिल और सनसनीखेज था। पुलिस ने इसकी जानकारी अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ थाना प्रभारी आर.टी. काटकर को भी दे दी। एसआई जीवन शेरखाने अभी अपने सहयोगियों के साथ मामले की जांच कर ही रहे थे कि सूचना पाकर थाने के डीसीपी अंकित गोयल और थाना प्रभारी आर.टी. काटकर भी मौके वारदात पर आ पहुंचे थे। डीसीपी अंकित गोयल ने युवती के शव और घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया और मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी आर.टी. काटकर को कुछ दिशा निर्देश देकर अपने ऑफिस लौट गए। उनके जाने के बाद थाना प्रभारी आर.टी. काटकर ने मामले की औपचारिकताएं पूरी कर युवती के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिवंडी के सिविल अस्पताल भेज दिया और थाने लौट आए। थाने आकर आत्महत्या का मामला दर्ज कर उन्होंने जांच शुरू कर दी। इससे पहले कि पुलिस टीम उस युवती की आत्महत्या की कड़ियां जोड़ पाती, मामले में एक नया मोड़ आ गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने मामले को उलझा दिया था। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों ने इस बात का खुलासा किया कि युवती की मौत आत्महत्या न होकर एक साजिश के तहत हत्या थी, जिसे हत्यारे ने बड़ी होशियारी से अंजाम दिया था। हत्यारे ने 21-22 साल की किरण सावले की हत्या कर उसके शव को पेड़ से लटका दिया था।
हत्यारे ने ये काम 3 दिन पहले किया था। इससे स्पष्ट हो गया कि किरण की मौत आत्महत्या न होकर एक सोची समझी साजिश के तहत की गई हत्या थी। ये जानकारी मिलने पर क्राइम ब्रांच भी सतर्क हो गई। क्राइम ब्रांच के डीसीपी प्रवीण पवार ने मामले की गंभीरता को समझा और जांच क्राइम ब्रांच यूनिट 3 के इंस्पेक्टर संजू जॉन को सौंप दी। इंस्पेक्टर संजू जॉन ने एक टीम का गठन किया, जिसमें उन्होंने असिस्टेंट इंस्पेक्टर भूषण दामिया, एसआई नितिन मुदगुन, हेड कांस्टेबल दत्ताराम भोसले, राजेंद्र धोल, मंगेश शिर्के, अजीत राजपूत आदि को शामिल कर कोंडागांव पुलिस के साथ मामले की समानांतर जांच शुरू कर दी। साथ ही अपने मुखबिरों को भी जिम्मेदारी सौंप दी। क्राइम ब्रांच के मुखबिरों ने 24 घंटे के अंदर ही इंस्पेक्टर संजू जॉन को ये खबर दे दी कि इस घटना का मुख्य अभियुक्त दीपक रूपवते डोंबिवली पश्चिम इलाके में घूम रहा है। खबर महत्वपूर्ण थी। इंस्पेक्टर संजू जॉन ने इस खबर को तुरंत कोंडागांव पुलिस थाने से साझा किया और पूरे डोंबिवली पश्चिम में अपना सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। नतीजा जल्दी सामने आ गया। क्राइम ब्रांच टीम और कोंडागांव थाना पुलिस ने संयुक्त अभियान में दीपक रूपवते को कोपर ब्रिज के पास से दबोच लिया। पूछताछ में उसने अपना नाम दीपक जगन्नाथ रूपवते बताया। उससे क्राइम ब्रांच ऑफिस में पूछताछ की गई तो दीपक रूपवते अपना गुनाह स्वीकार करने में आनाकानी करता रहा, लेकिन जब सख्त रुख अपनाया गया तो वह तोते की तरह बोलने लगा। उसने किरण सावले की हत्या का पूरा राज खोल दिया। 31 वर्षीय दीपक जगन्नाथ रूपवते अच्छी कदकाठी का युवक था। उसके पिता का नाम जगन्नाथ रूपवते था। जगन्नाथ रूपवते मूल रूप से महाराष्ट्र के लातूर जिले के रहने वाले थे। सालों पहले वह अपने परिवार के साथ कल्याण के गोविंद नगर इलाके में आकर बस गए थे। रोजी रोटी के लिए उन्होंने मुंबई की एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी कर ली। दीपक रूपवते उनका इकलौता बेटा था, जिसे घर के सभी लोग प्यार करते थे। जगन्नाथ रूपवते और उनकी पत्नी चाहती थी कि उनका बेटा पढ़ लिख कर काबिल बन जाए। इसके लिए वह उसकी सारी जरूरतें पूरी करते थे, लेकिन नतीजा उल्टा ही निकला। पढ़ाई लिखाई में उसकी कोई रुचि नहीं थी। उसने बड़ी मुश्किल से 10वीं पास की। अच्छी शिक्षा दीक्षा न होने के कारण उसे कोई अच्छा काम भी नहीं मिल सका। जिस जगह दीपक रूपवते रहता था, उस जगह के ऑटो ड्राइवरों से उसकी अच्छी दोस्ती थी। लिहाजा दीपक ने भी तय कर लिया कि वह भी ऑटो रिक्शा चलाएगा। दोस्तों की मदद से उसने अपना लाइसेंस भी बनवा लिया, लेकिन उसके माता पिता को उसका ऑटो चालक बनना पसंद नहीं था। वह चाहते थे कि उनका बेटा ड्राइवर बनने के बजाय किसी अच्छी नौकरी में जाए, लेकिन उनके सपने सच नहीं हुए। दीपक ने माता पिता की एक नहीं सुनी और ऑटो चलाने लगा। ऑटो चालक बनने के बाद उसके माता पिता ने उसके योग्य लड़की की तलाश की तो उनकी यह तलाश जल्द ही पूरी हो गई। गांव के ही एक रिश्ते की लड़की उन्हें पसंद आ गई। करीब 5 साल पहले दीपक की शादी पूरे रस्मों रिवाज के साथ हो गई थी। शादी के शुरुआती दिनों में दीपक रूपवते पत्नी के प्यार में आकंठ डूबा रहता था, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता गया, दोनों के बीच छोटी छोटी बातों को लेकर किचकिच शुरू हो गई। ये तब और बढ़ गई जब वह 2 बच्चों का पिता बन गया। दीपक चाहता था कि उसकी पत्नी बच्चों को संभालने के साथ साथ पहले जैसे ही बनसुंवर कर रहे, लेकिन गांव के परिवेश में पली भी उसकी पत्नी चाहकर भी उसके हिसाब से रह नहीं पाती थी, जिसकी वजह से वह दीपक के दिल में अपनी जगह नहीं बना पा रही थी। दीपक रूपवते के दिल में अपने लिए बेरुखी देखकर पत्नी ने उसका दिल जीतने की बहुत कोशिश की, लेकिन नाकाम रही। वह जब ऑटो चलाकर आता, तब वो उसकी मनपसंद की साड़ी पहनती, सजती संवरती, उसकी पसंद का खाना बनाती, मीठी मीठी बातें कर उसका दिल जीतने की कोशिश करती। इसके बावजूद भी दीपक उससे दूरी ही बनाए रखता था। दरअसल रंगीना मिजाज दीपक अपनी पत्नी में वही छवि देखना चाहता था, जिस तरह की सुंदर, हसीन युवतियां उसके ऑटो में बैठती थीं। शादी के पहले दीपक ऐसे ही युवती की कल्पना किया करता था, जो उसे अपनी पत्नी में नहीं दिखाई देती थी। ऐसा रिश्ता भला कितने दिन चलता। रोज रोज की जलीकटी सुनने के बजाय एक दिन उसकी पत्नी ने उससे और बच्चों से अपना रिश्ता खत्म कर उसका घर छोड़ दिया। 8-10 महीने अकेले रहने के बाद दीपक की जिंदगी में किरण सावले आई।
किरण सावले और दीपक का मिलना एक संयोग था। किरण हमेशा अपने काम पर जाने के लिए बस स्टॉप पर आती थी। अगर कभी उसकी बस समय पर नहीं आती थी तो मजबूरी में उसे ऑटो से जाना पड़ता था। उस दिन भी ऐसा ही हुआ। संयोग से उस दिन किरण के पास ऑटो का पूरा किराया नहीं था। ऐसे में दीपक ने उसकी मदद की। दूसरे दिन जब किरण ने उसे बाकी किराया देने की कोशिश की तो दीपक ने लेने से मना कर दिया। बस यहीं से दीपक और किरण एक दूसरे के करीब आ गए। किरण ने दीपक का फोन नंबर भी ले लिया। अब जब भी किरण को समय पर बस नहीं मिलती तो वह दीपक को फोन करके बुला लेती। दीपक उसे उसके कारखाने पहुंचा आता था। 2-4 बार दीपक के ऑटो में आने जाने पर दोनों की झिझक भी दूर हो गई। दोनों एक दूसरे से खुलकर बातें करने लगे। दोनों ने एक दूसरे के सामने अपने अपने जीवन के सारे पन्ने खोलकर रख दिए। दीपक ने अपनी पत्नी और बच्चों के बारे में ऐसा कुछ बताया कि किरण को उससे हमदर्दी हो गई, जिसे दीपक ने किरण का प्रेम समझ लिया। अब दीपक अक्सर किरण से मिलता, उसकी राह देखता, उसे अपने ऑटो से काम पर छोड़ता और ड्यूटी पूरी होने के बाद ऑटो से उसके घर के पास छोड़ देता। दोनों की घनिष्ठता बढ़ी तो दोनों फोन पर घंटों बातें करने लगे। इतना ही नहीं, वे समय निकालकर मूवी देखते, मॉल में घूमते, शॉपिंग करते। आखिरकार एक दिन वह समय भी आ गया जब दीपक ने किरण से शादी का प्रस्ताव रखा तो किरण ने उसे हंसी में टाल दिया। कहा, मुझे तुमसे शादी करके खुशी होगी, लेकिन मैं यह नहीं कर सकती, क्योंकि मेरा पति मुझे बहुत प्यार करता है। इसके अलावा हमारा एक समाज है, हम एक दोस्त हैं और दोस्त ही रहेंगे। लेकिन दीपक इससे संतुष्ट नहीं था। वह किरण से प्यार करने लगा था। उसे अपना जीवन साथी बनाकर अपना घर बसाना चाहता था। उसने किरण को कई बार शादी के लिए प्रपोज किया था, लेकिन अपने मन मुताबिक जवाब न पाकर वह उससे नाराज रहने लगा और उसने किरण के प्रति एक क्रूर फैसला कर लिया था। घटना के दिन रात 8 बजे दीपक ने किरण को घुमाने के बहाने से अपने ऑटो में बिठाया। फिर वह कल्याण से भिवंडी रंजनोली नाका टाटा आमंत्रा बिल्डिंग के पीछे स्थित झाड़ियों के पीछे ले गया। वहां उसने एक बार फिर किरण से शादी करने का आग्रह किया, लेकिन किरण ने इनकार कर दिया। इससे गुस्सा होकर दीपक ने किरण की ओढ़नी उसके गले में डालकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस को गुमराह करने के लिए उसने वारदात को आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की। इसके लिए उसने उसी ओढ़नी का फंदा बनाकर शव को वहां एक पेड़ पर लटका दिया। फिर उसका पर्स और मोबाइल फोन लेकर फरार हो गया। दीपक जगन्नाथ रूपवते से विस्तृत पूछताछ करने के बाद क्राइम ब्रांच ने उसे कोंडागांव थाना पुलिस के हवाले कर दिया। कोंडागांव पुलिस ने उसे भिवंडी कोर्ट में पेश कर 7 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया। विस्तार से पूछताछ करने के बाद पुलिस ने दीपक को फिर से भिवंडी कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया।